साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज के अध्याय में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अगर एफआईआर दर्ज भी नहीं है तो भी क्या एंटीसिपेटरी बेल या अग्रिम जमानत का लाभ संबंधित न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो इसके विधिक प्रोविजंस क्या है, और यदि नहीं कर सकते तो वहाँ पर क्या लीगल पोजीशन होगी। साथियों, होता क्या है कि रेमेडीज़ कानून में है या नहीं है वो एक अलग बात है, पर रेमेडी एग्जिस्ट कहाँ करती है, कैसे करती है, ये रिसर्च का होता है। चूँकि मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, लंबे टाइम से हम इस पर काम कर रहे हैं, तो जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं और जो भी लीगल पोजीशन इस बारे में है, ये मैं खुल के डिस्कस करूँगा आज के अध्याय में। तो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, उस पर मंथन कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही समस्या से गुजर रहे हैं तो यह वीडियो और इसमें बताया कंटेंट आपकी काफ़ी सहायता कर सकते हैं। साथियों, कोई भी चीज़ जो है एब्सोल्यूट नहीं है। समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ चीज़ें जो है हमें समझ में आती हैं और उस पर हम जो है अमल कर सकते हैं। तो साथियों, अगर समस्या आ रही है तो मेरा आपको यही एडवाइस है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट या एक्सपर्ट से जो है अपने केस पर जो है चर्चा करें, और जो भी फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस आपके केस के हैं उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आधा अधूरा ज्ञान या हमें कोई बात की समझ नहीं है और उसको हम एज ए एक्सपेरिमेंट हमारे केस में कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अध्याय। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल मिसलेनियस एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल हुई, जिसे सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत फाइल किया गया। क्लियर है। और जब भी एंटीसिपेटरी फाइल होगी तो वह सेक्शन 438 सीआरपीसी के तहत फाइल होगी, जिसका जुरिडिक्शन केवल सेशंस कोर्ट या हाई कोर्ट को है। निचली अदालत या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है 438 सीआरपीसी को नहीं सुन सकती है, और जिसका नंबर था 1379/2023। कंसर्न जो एप्लीकेंट है वो है जावेद अहमद, और जो अपोजिट पार्टी है वो स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। यहाँ पर एक एंटीसिपेटरी बेल जो है फाइल की गई विद अ प्रेयर टू ग्रांट द एंटीसिपेटरी बेल टू द एप्लीकेंट इन केस नंबर निल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, अंडर सेक्शन निल। और इसको एक एप्रीहेंशन है कि कोई पर्टिकुलर जो है थाना है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर ऐसी एफआईआर कट सकती है या कट चुकी है, तो मुझे राहत प्रदान की जाए। यहाँ पर उनका सबमिशन ये था कि जो एप्लीकेंट है उनका सबमिशन ये था कि जो कंसर्न एप्लीकेंट है उसे अपोजिट पार्टी नंबर 2 या कंसर्न जो परिवादी है उसने 17,50,000 रुपये की जो है फाइनेंशियल हेल्प दी है रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज हाउस। चूँकि ये लोग मित्र थे और रेस्पेक्टिव डेट्स में 1 लाख रुपये जो है पे भी किया गया, और 5/1/23 को जो अपोजिट पार्टी नंबर 2 है इसने कहा कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका रीपेमेंट कर दें, और अगर आपने नहीं करा तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। उनका ये भी आरोप है कि उसने अब्यूज़ किया और थ्रेटन किया कि किसी भी हालत में अमाउंट जो है 20/1/23 तक पे हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ जो कंसर्न एप्लीकेंट है उसे फॉल्स एंड फैब्रिकेट केसों में जो है इम्प्लीकेट किया जाएगा। जो ये कंसर्न एप्लीकेंट है इसने इन्फॉर्म किया इंसिडेंट को। यहाँ पर जो कंसर्न एप्लीकेंट है इसने ये मैटर इन्फॉर्म किया कंसर्न एसपी को 7/1/23 को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, और इसने आज दिनांक तक कुल 3,20,000 रुपये का अमाउंट भी जो है कंप्लेनेंट को पे कर दिया है उसके बैंक अकाउंट में। बट एप्लीकेंट को ये एप्रीहेंशन है कि कंसर्न जो परिवादी है ये पुलिस से मिला हुआ है, और पुलिस जो है उसे उस मामले में अरेस्ट करेगी, और जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी वैसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के इसने कहा कि मुझे लाइकलीहुड है या एप्रीहेंशन है कि मैं एक फॉल्स झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाऊंगा और उसके बाद मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, और जिस कारण मुझे एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया जाए, और मैंने अपनी लिबर्टी का कभी भी मिसयूज़ नहीं करा और ना ही भविष्य में करूँगा। जो लर्नेड पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, जिसको हम कहेंगे एजीए, सरकारी वकील से हैं, उन्होंने इस प्रेयर का जो है अपोज किया। साथियों, रिकॉर्ड पर ये पोजीशन एडमिटेड है कि कोई भी एफआईआर जो है मामले में दर्ज नहीं हुई। कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि इट इज़ ट्रू दैट फाइलिंग ऑफ एफआईआर इज़ नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज द पावर अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लो। ये बेसिक चीज़ें जो हमें दिमाग में सेटल करनी है कि अगर एफआईआर नहीं भी है तब भी एंटीसिपेटरी बेल मूव की जा सकती है। ये किसने ऑब्जर्व किया है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, गुरबख्श सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में। कोर्ट ने यह क्या लिखा? बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो टू बी केप्ट इन माइंड एज हेल्ड इन द अफोरसेड केस बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट दैट when a person apprehend arrest
and approaches a court for anticipatory bail, his apprehension of arrest has to be based on concrete facts and not vague or general allegation relatable to a specific offense or particular offense. Application for anticipatory bail should contain a clear and essential facts. ये सबसे important है जो अक्सर आप लोग गलतियाँ करते हो. Relating to the offense and why the applicant reasonably apprehend his or her arrest as well as his version of the fact. उसका सबमिशन क्या है. अब यहाँ पर एक बात समझनी है कि जब भी आपके खिलाफ FIR कटती है और आप एंटिसिपेटरी मूव करते हो तो आप लोग FIR के बेसिस पर जो है एंटिसिपेटरी मूव करते हो. सबसे बड़ी गलती देखो, उनके पास तो FIR भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, 161 के बयान भी हैं और अदर स्नैरियो भी हैं. आपके पास में क्या है, तो आपको एक प्रॉपर मेमोरेंडम या आपको एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन जो है फाइल करना पड़ेगा पुलिस को. और ग्राउंड्स क्या हैं आपके डिफेंस के सपोर्ट में, उसको अर्ज करना पड़ेगा. और उसके बाद आप एंटिसिपेटरी बेल मूव करें तो सफलता मिलने के चांसेस जो हैं आपको ज़्यादा रहेंगे. यहाँ पर कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा कि दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कोर्ट which is considering the application, the extent and the reasonableness of the threat or the apprehension, its gravity or seriousness, and the appropriateness of any condition that may have been imposed. It is not a necessary condition that an application should be moved only after an FIR is filed. It can be moved earlier so long as the facts are clear and there is reasonable basis for apprehending arrest. तो हम इस रूलिंग के आधार पर 3 निष्कर्ष जो हैं ड्रॉ कर सकते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल अगर आप मूव कर रहे हैं तो स्पेसिफिक फैक्ट्स क्या है मामले की वो बताएं, आपका स्पेसिफिक डिफेंस क्या है वो बताएं, और जो भी ग्राउंड्स हैं इट शुड बी स्पेसिफिक. ग्राउंड्स वेग या जनरल नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके साथ साथ में समझने का है कि जब ऑफेंस नॉन बेलेबल है तभी एंटिसिपेटरी बेल लगानी है. अगर ऑफेंस बेलेबल है तो हमें एंटिसिपेटरी बेल नहीं लगानी है. अब ये कैसे मालूम करें कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है. सबसे पहले आप अपने एडवोकेट से जो है FIR की कॉपी लीजिए, उन सेक्शंस को जो है देख लीजिए और सेक्शंस देखने के बाद आप गूगल पर जाइए, उन सेक्शंस को टाइप कीजिए और ये लिखिए बेलेबल और नॉन बेलेबल. आपको अपना उत्तर जल्दी जो है मिल जाएगा. अगर बेलेबल है तो हमें एंटिसिपेटरी बेल मूव नहीं करनी है. इसके अलावा एक जजमेंट है सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ NCT का. ये जजमेंट भी जो है एपेक्स कोर्ट का है जिसका साइटेशन है 2020 वॉल्यूम नंबर 5 SCC मतलब सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 1. It has been emphasized that Section 438 CRPC does not compel conditions limiting relief in term of time or upon filing of FIR, on recording of statement of any witnesses or by the police during investigation or inquiry. तो एक बात समझ में क्या आती है हमें कि सेक्शन 438 CRPC जो है कंपेल नहीं करता कोर्ट को कि आप कोई कंडीशन रखें कि जब FIR दर्ज होगी तभी आपको जो है मूव करना है. अगर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है देन इट इज़ टोटली सफिशिएंट टू मूव बिफोर द कोर्ट रिगार्डिंग द एंटिसिपेटरी बेल. और कोर्ट ने इसके अलावा सेक्शन 438 CRPC को भी जो है यहाँ पर लिखा और डिस्कस किया. और इसके अलावा कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि कंडीशन जिस पर हमें फोकस करना है वो है रीज़न टू बिलीव. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोर सीरियसनेस देन अ मियर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट. तो स्ट्रॉन्ग रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, मियर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट नहीं होना चाहिए. इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अदरी वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2005 वॉल्यूम नंबर 4 SCC पेज 303. यहाँ पर क्या स्पेसिफिक किया गया है. सेक्शन 438 इज़ अ प्रोसीजरल प्रोविजन विच इज़ कंसर्न्ड with the personal liberty of an individual who is entitled to plead innocence since he is not on the date of application for the exercise of power under section 438 of CRPC convicted for the offence in respect of which he seeks bail. The applicant must show that, अब ये सबसे important है, he has strong reason to believe that he may be arrested in the non-bailable offence. तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि रीज़न टू बिलीव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये जनरल नहीं होना चाहिए. और दूसरी बात, ऑफेंस नॉन बेलेबल होना चाहिए. Use reason to believe shows that the belief that the applicant may be arrested must be founded on reasonable grounds. A belief can be said to be founded on reasonable grounds only if there is something tangible to go by on the basis of which it can be said that applicant apprehension that he may be arrested is genuine. कि ऐसा डर उसके दिमाग में होना चाहिए कि वो कोर्ट को ये स्पष्ट कर सके कि मुझे एप्रीहेंशन है फॉल्स अरेस्ट का और ये एप्रीहेंशन जो है वो जेन्युइन है. अगर उसको मियर फियर है या मियर बिलीव है तो ये इनफ ग्राउंड नहीं है टू मूव द एंटिसिपेटरी बेल. तो कुल मिला के कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पेसिफिक किया कि अगर आपका ग्राउंड स्ट्रांग है और आपका एप्रीहेंशन वेग नहीं है तो उस सिनेरियो में आप एंटिसिपेटरी के लिए मूव कर सकते हैं. बट ग्राउंड ऑफ अरेस्ट इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस
मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग एग्जामिन्ड, कि ऐसा ग्राउंड ना हो कि कोर्ट उसको एग्जामिन ही नहीं कर पाए। अगर आप अर्जी मूव कर रहे हैं बिफोर हाई कोर्ट और बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, तो आपको कोर्ट को कन्विंस करना है कि ये रिलीफ एग्जिस्ट करती है, आपका एप्रीहेंशन स्ट्रांग है, तभी कोर्ट जो है आपको रिलीफ देगा। अदरवाइज कोर्ट उसको एडमिशन के स्टेज पर ही खारिज कर देगा, क्योंकि अगर FIR ही नहीं है तो कहें कि एंटिसिपेटरी बेल। बट जब एक्सेप्शन में हम एंटिसिपेटरी लगा रहे हैं तो वहाँ पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि पोजीशन तो बहुत क्लियर है कि यह आवश्यक नहीं कि पोस्ट FIR स्टेज हो, अगर FIR नहीं भी है इवन दो आप जो है एंटिसिपेटरी के लिए जा सकते हैं। बट मोटी मोटी बात रीजनेबल बिलीव होना चाहिए कि आप एक नॉन अवेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हो जाएंगे, और ये रीज़न स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर बेस्ड होना चाहिए। इट शुड बी जेन्युइन, वे ग्राउंड जो है वो नहीं चलेंगे। इसके अलावा ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है के राजाशेखर रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये अथॉरिटी है 1998 की, और यहाँ भी स्पष्ट किया गया फाइलिंग ऑफ FIR इज़ नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज ऑफ द पावर अंडर सेक्शन 438 ऑफ CRPC। इंपॉर्टेंट क्या है? लाइकलीहुड ऑफ अरेस्ट। नंबर 2, विच शुड बी फाउंड ऑन द रीजनेबल ग्राउंड। नंबर 3, इवन दो FIR इज रजिस्टर्ड और नॉट, इट इज़ टोटली इमटेरियल। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो आपका बिलीव है, इट शुड बी जेन्युइन। अगर वो जेन्युइन नहीं, आपका एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है ना तो एडमिट होगा ना इस पर जो है सुनवाई की जाएगी। इन द अफोर्सेड लीगल थ्योरी इज ट्रांसलेटेड इनटू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। जब भी कोई लीगल थ्योरी बन के आती है तो वो अप्लाई की जाती है फैक्ट्स पे और सर्कमस्टेंसेस पे। तो कोर्ट को यह फाइंड आउट करना है कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है या नहीं है, और एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट जो है ये वेल फाउंडेड है या नहीं है। और यहाँ पर एप्लीकेंट ने जो है शो नहीं करा कि उसे किस तरह से एक रीजनेबल बिलीव है अरेस्ट का, और उसने मेंशन किया है अपनी एप्लीकेशन में कि टोटल मनी जो है वो करीबन 3,20,000 रुपये की कंसर्न जो कंप्लेंट है उसको उसके बैंक अकाउंट में दे चुका है, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भी जो है उसे पेश किया है। इट अपीयर्स फ्रॉम द पेरिजर ऑफ द रिकॉर्ड दैट नो कंप्लेंट हैज़ बीन मूव्ड by the said Sahib Lal to any authority against the present applicant in connection with the recovery of his money given to the applicant। ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसे कोई भी कंप्लेंट किसी भी अथॉरिटी में पेश नहीं करी। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं है तो उस सिनेरियो में हम एप्रीहेंशन नहीं मान सकते। तो कुल मिला के एक बात जो है आपको ध्यान में रखनी है कि आप जो है कंसेंट जो कंप्लेंट है उसको हमेशा नोटिस देकर रखो। अगर आपको झूठी कार्रवाई कर रहे हैं तो मुझे उससे अवगत जरूर करा दें। अगर आप नहीं करा और मुझे मालूम पड़ता है कि आपने फाइल कर रखी है तो वहाँ पर मैं एंटिसिपेटरी बेल के राइट को भी रिजर्व करता हूँ। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर कंप्लेंट पेंडिंग होती किसी भी अथॉरिटी के समक्ष या किसी भी कोर्ट के समक्ष या किसी पुलिस के समक्ष, तो वहाँ पर इसकी सुनवाई की रहती। पर चूंकि कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो उस सिनेरियो में ये नहीं मान सकते कि एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है, क्योंकि एज़ पर लॉ जो है काम करना है, और एज़ पर लॉ पुलिस जो है आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आपको ऑफेंस जो है 41A CRPC की प्रीव्यू में नहीं आता है तो। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है जब कंप्लेंट ही नहीं है, कोई एप्लीकेशन ही नहीं है बिफोर एनी कोर्ट बिफोर एनी पुलिस, तो यहाँ पर किसी भी रूप में कोई रीजनेबल बिलीव एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसे अरेस्ट किया जाएगा। कोर्ट का मानना है कि जब कोई मटेरियल फाइल पे नहीं है टू शो दैट द अरेस्ट कुड बी मेड इन कनेक्शन विद द नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो उस सिनेरियो में एंटिसिपेटरी बेल को जो है हम एडमिट नहीं कर सकते और ना ही एंटिसिपेटरी बेल जो है ग्रांट कर सकते हैं। और कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को जो है खारिज करने का ऑर्डर पारित किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में आता है कि इससे फ़ायदा मुलजिम को क्या हुआ। देखो अभी FIR है या नहीं है, कंप्लेंट है या नहीं है, तो 438 CRPC काम करता है लिटमस टेस्ट की तरह। अगर आप 438 CRPC मूव कर रहे हो तो कोर्ट जो है थाना से रिपोर्ट मंगा लेती है, और अगर वो कहते हैं कि FIR नहीं है या हम अरेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा जो है आपको मिल सकता है। और अगर एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो उस सिनेरियो में कोर्ट को कन्विंस करें आप। तो फिर मेरी एक बात ध्यान रखना कि अगर आप 482 CRPC में जा रहे हो या 438 CRPC में जा रहे हो तो आपको मेमोरेंडम या रिप्रेजेंटेशन जो है ज़रूर देना है। अगर आप नहीं दोगे तो आप कोर्ट में कितना ही आर्ग्यू कर लो, कोर्ट आपकी बात कंसिडर करेगी नहीं। व्हाट यू हैव टू कन्विंस टू द कोर्ट कि सर हमने ये सबमिशंस दिए, हमने ये डॉक्यूमेंट दिए, हमने ये लॉ पॉइंट दिए, बट दे आर नॉट कंसिडर द सेम। अगर वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली नुकसान जो है हमारा ही कर रहे हैं। तो इस सिनेरियो में जो है आपको आगे बढ़ना है और कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। अपने में विश्वास रखें और अपना वर्कआउट जो है प्रॉपर करें। तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा, इसने आपको एनलाइटन किया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपन मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।